पाकिस्तान का बजट पेश कर दिया गया। तमाम लोगों के जहन में एक ही सवाल है और वो ये कि गरीब तबके को इससे कोई रिलीफ मिलेगी या मजीद हालात ख़राब हो जाएंगे। लोगों के जहन में बजट के हवाले से किसी किस्म का कोई इबाम था तो कल की फाइनेंस मिनिस्टर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने तो होश ठिकाने लगा दिए होंगे। बजट में इतने सारे मुख्तलिफ पहलू होते हैं और इतने सारे मुख्तलिफ एदाद शुमार होते हैं कि उनके अंदर कभी कभार इंसान खो जाता है और समझ नहीं आती कि ओवरऑल पिक्चर क्या है, बड़ी तस्वीर क्या है। समझने की जरूरत यह है कि जब से मोहम्मद औरंगजेब साहब फाइनेंस मिनिस्टर बने हैं तो उनका एक ही गोल रहा है और उस गोल को कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, और यही गोल इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का भी है। और ये बहुत सादा से दो सूलों में जमा किया जा सकता है और वो ये है कि टैक्स रेवेन्यू ज़्यादा से ज़्यादा की जाए और अखराजात कम से कम किए जाएं। इसके अलावा और कोई बड़ी लॉन्ग टर्म थिंकिंग इस बजट में शामिल नहीं। ये इसके मेन अहदाफ हैं, यानी कि फिस्कल डेफिसिट को कम किया जाए। ये पॉलिसी IMF वाले पूरी दुनिया के अंदर लागू करते आए हैं और उसके नताइज भी सबके सामने हैं। सबसे पहले तो कहते हैं गिव द डेविल हिज ड्यू, कि आपके कोई मुखालिफ भी हो तो जो काम उसने अच्छा किया है उस पर बहरहाल उसको शाबाश ज़रूर देनी चाहिए। और वो ये कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर महंगाई की शरह 5% से कम हो गई है। ये एक वक्त में 29% तक पहुंची हुई थी, फिर 22-23% पर आई और अब 5% से भी कम हो चुकी है। यानी ये बहुत ही कम महंगाई की शरह है। जो पहले महंगाई हो चुकी है वो तो अब जाने नहीं लगी, वो तो अब कायम है और उसके बोझ तले तो अब दबी चली जा रही है, मगर मजीद महंगाई की तेज़ी में शरह कम हो चुकी है, 5% से कम हो चुकी है। साथ ही साथ इकोनॉमी $410 बिलियन को क्रॉस कर चुकी है और आखिर में यह कि रेमिटेंसेस और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स दोनों पहले से ज्यादा बढ़ चुके हैं। ये हुकूमत की कामयाबियां हैं और वो कामयाबियों तक ही अपनी बातचीत महदूद रखते हैं, मगर इसके साथ साथ उनके बहुत बड़े बड़े फेलियर्स भी आपके सामने पेश करना चाहूंगा। GDP ग्रोथ यानी तरक्की का उनका टारगेट था 3.6%, यानी 3.6% से इकोनॉमी ग्रो करेगी। इसमें वो कामयाब नहीं हुए। इकोनॉमिक ग्रोथ सिर्फ 2.7% इस वक्त पाकिस्तान के अंदर थी और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि दर हकीकत इसको भी 0.1% रीएडजस्ट किया जाए, ये 2.6 के लगभग है। यानी कि ये कोई बहुत तेज ग्रोथ रेट नहीं, जहां पर हम थे वहीं पर हम खड़े हैं, क्योंकि पाकिस्तान की पॉपुलेशन भी 2% से तकरीबन ग्रो करती है, तो रियल ग्रोथ रेट कोई बहुत ज्यादा नहीं। तीन बड़े सेक्टर्स को देख लेते हैं, एग्रीकल्चर, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज। एग्रीकल्चर से शुरू करते हैं। यहां पे टोटल ग्रोथ रेट सिर्फ 0.6% था। टारगेट ये था कि 2% से ग्रो करेगा एग्रीकल्चर, वो 2% से भी ग्रो नहीं किया, 0.6% पे रहा। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग पिछले 3 सालों से क्राइसिस में है, डिक्लाइन में है, यानी कि पाकिस्तान डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जा रहा है। पिछले साल भी ये ट्रेंड जारी रहा। और सर्विसेज सेक्टर जो कि 60% GDP का हो गया, ये कोई अच्छी निशानी नहीं है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग को 60% होना चाहिए GDP का, मगर क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग गिर रही है, एग्रीकल्चर भी गिर रहा है, तो वो सारे लोग किधर जा रहे हैं? सर्विसेज सेक्टर में। इसमें तकरीबन 2.9% ग्रोथ वो शो कर रहे हैं। इसमें भी टारगेट 4.1% था, वो टारगेट पूरा नहीं हुआ। तो तीनों सेक्टर अपने टारगेट्स पे पूरे नहीं उतरे। मजीद हुकूमत की कोशिश ये थी कि इन्वेस्टमेंट टू GDP रेशियो भी बढ़ाया जाए। याद रखें कि जितनी इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी उतनी तेजी से ग्रोथ होगी। इसमें थोड़ी सी ग्रोथ हुई, 13.1% पिछले साल था। टारगेट था कि कम से 14.2% पे कम से कम पहुंचाया जाए, मगर ये नहीं हो सका। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक 45% पाकिस्तानी गुर्बत की सतह, गुर्बत की लकीर से नीचे हैं। अर्ज यह है कि ये सारी की सारी ऑस्टेरिटी के नतीजे में पाकिस्तान में पॉवर्टी बढ़ गई है, गुर्बत बढ़ गई है। एग्रीकल्चर को भी थोड़ा डिसएग्रीगेट करके देखते हैं कि यहाँ पे क्या मामला आता है। 24% हमारी GDP एग्रीकल्चर से आती है। यहाँ पे कुल ग्रोथ 0.6% थी, आपको बता चुका हूं। टारगेट हुकूमत का 2% थी। मगर सबसे अहम बात यह कि जो मेजर क्रॉप्स हैं उनमें 13.5% रिडक्शन हुई है, यानी उनमें नेगेटिव ग्रोथ रेट हुई है। क्या वजह इसकी? हुकूमत का यह कहना है, और यह बात गलत नहीं है, कि इसकी मेन वजह वाटर शॉर्टेज है। तकरीबन 40% पहले से कम पानी पाकिस्तान में आया है, जिससे यह बात भी बिल्कुल हमारे जहन में क्लियर हो जानी चाहिए कि वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर पर हुकूमत को काम करने की जरूरत है। 6 कनालों की मैं बात नहीं कर रहा, मैं बात यह कर रहा हूं कि जब पानी ज्यादा आए तो उसको हम स्टोर कैसे करें और जब कम आए उसको हम इस्तेमाल कैसे करें। खास तौर पे अब इस पीरियड में जब इंडिया इंडस वाटर ट्रीटी को अबेयंस में कर चुका है और यह कह रहा है कि शायद वो वाटर को, पानी को एक पॉलिटिकल वेपन के तौर पर इस्तेमाल करें। दूसरा फैक्टर एग्रीकल्चर का यह है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने यह कहा है कि मिनिमम प्राइस सपोर्ट को खत्म कर दिया जाए। मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP इसको कहते हैं। वीट पर, शुगर केन पर, कॉटन पर और फर्टिलाइजर पर लागू होती है। उन्होंने कहा है कि इसको मिड 2026 तक, यानी कि 2026 अगले साल 20 साल तक आपने मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं देनी। मेरा नुक्ता नजर यह है कि ये जो एग्रीकल्चर में डाउन टाउन हुआ है ये इस वजह से भी हुआ है क्योंकि मिनिमम सपोर्ट प्राइस खत्म कर दी गई है, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर ज्यादा रिस्की हो जाता है। और इस वजह से खासतौर पर अगर आप बाहर से गंदम मंगानी शुरू कर दें तो फिर इस वजह से लोग जो हैं वो मेजर क्रॉप्स में इन्वेस्टमेंट नहीं करते, और मेजर क्रॉप्स इसीलिए इस शिद्दत से डिक्लाइन की 13.5% से। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जल्द से जल्द रिस्टोर हो तो ये मेरा ख्याल है एग्रीकल्चर के लिए बेहतर होगा। बहरहाल मुझे उम्मीद है कि इस कमिंग ईयर के अंदर एग्रीकल्चर में कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट जरूर होगी और उससे हो सकता है तकरीबन 1% GDP पर इंपैक्ट भी हो, मगर कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट इस वक्त नजर नहीं आ रहा। आइए अब ओवरऑल बजट को देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि ये बजट है क्या, कैसे चल रहा है, इसके क्या मामला हैं। सबसे पहली बात तो ये कि हुकूमत क्योंकि इन्फ्लेशन कंट्रोल करने में कामयाब है, 5% से कम कर दी उन्होंने इन्फ्लेशन। इस वजह से इन्फ्लेशन के कम होने के नतीजे में पॉलिसी रेट यानी इंटरेस्ट रेट भी कम
हो गए हैं, यानी कहां वो 22% पे पहुंचे हुए थे, अब वो 11% पे आए। क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम हुए हैं तो जो डेट सर्विसिंग पेमेंट हुकूमत को जो डेट जो कर्जे अदा करने हैं, जो इंटरेस्ट अदा करना है, जो सूद अदा करना है अपने टी बिल्स पे और इस तरह की मुख्तलिफ चीजों पे, उसमें भी खासी कमी आई है। इनफैक्ट इसके नतीजे में तकरीबन 2.26 ट्रिलियन रुपए की बचत हुई है। इससे मजीद जिसको हम इकोनॉमिक्स की जुबान में कहते हैं फिस्कल स्पेस मिली है कि हुकूमत का कुछ हाथ खुला है। दूसरी बात, हुकूमत ने कई आईपीपीज को रिटायर किया और दूसरे आईपीपीज के साथ रीनेगोशिएशन की है, जिसके नतीजे में उनका दावा है कि 1.3 ट्रिलियन रुपए का उनको फायदा हो रहा है। याद रखिए कि यह बात मैं कब से कर रहा था और आपको याद होगा कि न सिर्फ सोशल मीडिया पे बल्कि जल से जुलूस करके मैंने ये बात पुश की, जब दूसरी पार्टी ने इसको टेकअप किया, मीडिया ने भी इस बात को टेकअप किया। देखें, इसे 1.3 ट्रिलियन का फायदा हुआ इस रिनेगोशिएशन से। मैं अभी भी ये कहूंगा कि मजीद रिनेगोशिएशन करें, मजीद आप अपने आप को तकरीबन 1 ट्रिलियन और बचा सकते हैं अगर आप रिनेगोशिएशन पर जोर डालें और जो आईपीपीज बेकार है उनको रिटायर करें। मजीद हुकूमत ने सब्सिडीज को 14% से गिरा दिया। इसके अलावा पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम को भी उन्होंने मजीद 28% से गिरा दिया। पहले वो 1.4 ट्रिलियन का था, अब वो सिर्फ 1 ट्रिलियन का बच गया। उसमें भी उन्होंने ये कहा है कि ये 1 ट्रिलियन ज्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च किया जाएगा, हेल्थ और एजुकेशन पे खर्च नहीं किया जाएगा। आपको दिलचस्प बात बताऊं कि पीएसडीपी कभी भी इस्तेमाल नहीं होता, कभी भी एग्जॉस्ट नहीं होता। जब भी बजट बनता है ये पूरा इस्तेमाल नहीं होता और फिर मिनी बजट में इसके हिस्सा जो है किसी और जगह डाल दिया जाता है। पिछले साल भी ये हुआ, उससे पिछले साल भी हुआ, बल्कि 5 सालों से पीएसडीपी के साथ ये एक बहुत बड़ा क्राइसिस चल रहा है। और इस क्राइसिस को जब तक ठीक नहीं करेंगे तो पब्लिक सेक्टर की डेवलपमेंट नहीं होगी, तो इकोनॉमी के अंदर जो स्टिमुलेशन इकोनॉमी की हुकूमत के जरिए वो भी मुमकिन नहीं होगी। अब आप समझ सकते हैं कि इन चारों चीजों के अंदर कटौतियां हुई हैं, यानी कि इंटरेस्ट पेमेंट में तो सबसे बड़ी कटौती हुई, 2.26 ट्रिलियन से हमें बचत हुई, आईपीपीज के हवाले से हमें 1.3 ट्रिलियन से बचत हुई, सब्सिडीज को भी 14% कम किया गया, पीएसडीपी को भी 28% कम किया गया। तो इसके नतीजे में एक्सपेंडिचर्स गिरे हैं, 7% से गिरे हैं। सिर्फ एक एक्सपेंडिचर बढ़ा है और वो मिलिट्री का है, डिफेंस का है, उसको 20% से बढ़ाया गया, वो 2.55 ट्रिलियन रुपए पे इस वक्त है। दूसरी तरफ टैक्सेस की सूरत हाल देखते हैं कि टैक्सेस को बढ़ा दिया गया। रेवेन्यू टारगेट अब है 14 ट्रिलियन रुपए, यानी 22% से एफबीआर का रेवेन्यू टारगेट बढ़ा दिया गया। टैक्स टू जीडीपी रेशियो जो 9% था साल पहले, वो अब 10.8% पे आ चुका है, यानी कि तकरीबन 2% टैक्स टू जीडीपी रेशियो ऑलरेडी पिछले साल के अंदर बढ़ चुका है। इतना ज्यादा लोग टैक्स अदा कर रहे हैं पहले की बनिस्बत। मगर मजीद कुछ छोटे मोटे नए टैक्सेस भी इंट्रोड्यूस किए गए हैं एफईडी की शक्ल में, 655 बिलियन के मजीद न्यू टैक्सेस भी इंट्रोड्यूस किए गए हैं। बहरहाल कुछ टैक्सेस को कम भी किया गया, मिसाल तौर पर सैलरीड पर्सन के टैक्सेस को कम किया गया और रियल एस्टेट के टैक्सेस को तो बहुत बड़े पैमाने पर स्लैश कर दिया गया, अगरचे रियल एस्टेट वाले अभी भी खुश नहीं। अगर हम टैक्सेस का तबकाती तजिया करें तो वो बहुत ही दिलचस्प तस्वीर है कि रिटेलर्स यानी ताजर बरादरी ने 26 बिलियन रुपए के टैक्स अदा किए। कॉर्पोरेट सेक्टर जो सबसे अमीर तरीन सरमायादार हैं, उन्होंने 117 बिलियन के टैक्स अदा किए। उसके बाद जो छोटे सरमायादार हैं, जो नॉन कॉर्पोरेट सेक्टर है, उसने 166 बिलियन रुपीस का टैक्स अदा किया है। और सबसे ज्यादा टैक्स अदा किया है तो तनख्वाहदार तबके ने, जिसको हम सैलरी क्लास कहते हैं, उन्होंने 400 बिलियन रुपए का टैक्स अदा किया। ह्यूज अमाउंट उन्होंने टैक्स अदा किया। इनफैक्ट सैलरी तबका वो तबका है जो कि तनख्वाह लेता है, और तनख्वाह लेने वाले तबके को ही कार्ल मार्क्स ने प्रोलेटेरियन बोला था, चाहे वो ऑफिस में काम करते हो या फैक्ट्रियों के अंदर काम करते हो। दर हकीकत वो तमाम लोग प्रोलेटेरियन होते हैं। अंदाजा करें, पाकिस्तान के प्रोलेटेरियंस ने रिटेलर्स की बनिस्बत 1420% ज्यादा टैक्स अदा किया। रिटेलर्स ने तो टैक्स अदा ही नहीं किया, और सबसे ज्यादा शोर भी आजकल सिर्फ रिटेलर्स ही मचाते रहते हैं कि हाय हम पे टैक्स लगा दिया, हाय हम पे टैक्स लगा दिया। सबसे कम टैक्स रिटेलर्स ने दिया, फिर उसके बाद बड़े सरमायादारों ने, फिर छोटे सरमायादारों ने ज्यादा टैक्स दिया, और सबसे ज्यादा टैक्स प्रोलेटेरियट्स और सैलरीड लोगों ने दिया। तो जो जितना गरीब है उतना ज्यादा टैक्स इस मुल्क के अंदर अदा करता है। ये सबक है इस पूरे तज्जिए का। अमीर तबका टैक्स से किस तरह बचत कर लेता है, किस तरह बच जाता है, उसकी वजह ये टैक्स एग्जेम्पशंस की। हुकूमत ने टैक्स एग्जेम्पशंस के रिकॉर्ड कायम कर दिए। जनाब अली, टैक्स एग्जेम्पशंस इस वक्त ₹5.848 ट्रिलियन पे खड़ी हुई है। जी हाँ, लास्ट ईयर ये 3.8 ट्रिलियन पे थी, तकरीबन 3.9 ट्रिलियन। इस साल ये 5.84 ट्रिलियन पे है, 51% इंक्रीज। ये एग्जेम्पशंस अक्सर रॉ मटेरियल्स पे होती हैं, सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स पे होती हैं, और उनका मकसद ये है कि जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज हैं उनको टैक्स एग्जेम्पशंस दी जाए रॉ मटेरियल्स पे, सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स पे, ताकि एक्सपोर्ट्स ज्यादा से ज्यादा बढ़ें। और यही वजह है कि इतने सारे टैक्स एग्जेम्पशंस लेने के नतीजे में ये तबका दर हकीकत सैलरीड क्लास से कम टैक्स अदा करता है। अब देखते हैं कि इतने सारे टैक्स अदा करने के नतीजे में और अखराजात कम करने के नतीजे में फिस्कल डेफिसिट के साथ क्या हुआ है। पिछली एक दिहाई में ये जो फिस्कल डेफिसिट बजट किया गया, ये सबसे कम है। पिछले 9 महीने में फिस्कल डेफिसिट सिर्फ 2.4% ऑफ जीडीपी आ गया। अगर एनुअल देखें तो ये 5.5% है, यानी 9 महीने से अगर 12 महीने कर लें। हुकूमत की अभी भी कोशिश है कि ये 4.8% पे आ जाए, मजीद आगे गिरे, और ये तभी गिरेगा कि जब हायर टैक्स रेवेन्यू होगी। और ये गिरा इस वजह से है पिछले साल, क्योंकि सैलरी तबके ने, प्रोलेटेरिएट तबके ने खूब टैक्स अदा किया। क्या करें बेचारे, उनके पास चॉइस ही कोई नहीं, वो हेड सोर्स डिडक्ट हो जाता है। तो फिस्कल डेफिसिट तो बड़ा मसला नहीं, मगर डेट टू जीडीपी रेशियो इस वक्त 80% है, यानी कि साल की कुल आमदनी अगर 100 रुपए है तो उसमें से 80 रुपया दर हकीकत हमारे कर्जे हैं। इसमें से 60% से ज्यादा हिस्सा हमने लोकल बैंक्स को अदा करना है, और फॉरेन बैंक्स को तकरीबन 35% हिस्सा अदा करना है। जो फॉरेन बैंक्स को पैसा अदा करना होता है, उसकी वजह से हम अपनी इकोनॉमिक सॉवरेनिटी
इंटरनेशनल कैपिटल के हाथों खो देते हैं, और जो मुकामी बैंक्स के हवाले से हुकूमत मकरूज होती है, उसकी वजह से आप समझ सकते हैं कि हमारी हुकूमत मुकामी बैंकों की मकरूज होती है। तो कर्जा अभी भी ठीक ठाक है, मगर कर्जे के अंदर इजाफा इस बजट के बाद कोई बहुत ज्यादा नहीं होगा। आइए अब कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं। मोटा मोटा हिसाब क्या है सर, आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, जरा ये समझाएं। मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूं वो ये है कि कुल अखराजात 7% से कम कर दिए गए हैं। सब्सिडीज को 14% से कम किया है, पीएसडीपी को 28% से कम किया है, आईपीपीज के हवाले से भी रिनेगोशिएशन करके पैसे बचाए गए हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि डेट रिसर्विसिंग में 2 ट्रिलियन से ज्यादा रुपए की हमें बचत हुई है। अगर किसी चीज में इजाफा हुआ है तो सिर्फ डिफेंस स्पेंडिंग में, उसमें 20% इजाफा हुआ है, मगर ओवरऑल बजट, ओवरऑल अखराजात 7% से कम हो चुके हैं। दूसरी तरफ, दूसरी जानिब टैक्स कलेक्शन 22% से बढ़ गया। अखराजात इस हाथ को देखें 7% से कम, और टैक्सेस 22% से बढ़ गए, तो इन दोनों के दरमियान जो स्पेस है, जिसको हम फिस्कल डेफिसिट कहते हैं, उसको कम करने की कोशिश की गई है। यह है बुनियादी तौर पे बजट के सबसे अहम एदादो शुमार फिगर्स, जिनको समझने की जरूरत है। इससे यही साबित होता है कि यह एक ऑस्टेरिटी बजट है, एक ग्रोथ बजट नहीं है। इसका मकसद ये नहीं है कि एग्रीगेट डिमांड को स्टिमुलेट किया जाए, पब्लिक सेक्टर को ग्रो किया जाए, पब्लिक सेक्टर को ग्रो करने के नतीजे में इकोनॉमी को ग्रो किया जाए। नॉट एट ऑल। इसका मकसद वही है, अखराजात कम करें, टैक्सेस ज्यादा से ज्यादा करें, पब्लिक के पास भी स्पेंडिंग पावर कम होगी, अखराजात भी हुकूमत पहले से कम कर रही होगी, एग्रीगेट डिमांड इससे गिरेगी, बढ़ेगी नहीं। तो ये ग्रोथ ओरिएंटेड बजट नहीं है, ये उसी किस्म का बजट है जो पिछले साल मुतारफ किया गया था। ऑस्टेरिटी बजट, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होनी चाहिए, फिस्कल डेफिसिट कम से कम होना चाहिए, ये उसका मेन गोल है, और ये सब कुछ आईएमएफ की डिक्टेशन के ऑब्वियसली नतीजे में है। अब मामला ये है कि इस किस्म के बजट के एतबार से हुकूमत ने जो टारगेट सेट किया है, जो फोरकास्ट किया है कि हम 4.2% से ग्रो करना चाहते हैं, पिछले साल वो 3.67% से भी ग्रो नहीं कर सके, वो 2.67% पे थे। अगले साल वो कहते हैं हम 4.2% पे ग्रो करेंगे, मगर इस बजट के साथ ये मुमकिन नहीं, जिसके अंदर अखराजात कम हो रहे हैं और टैक्सेस बढ़ रहे हो। तो सिट्रस पैरेबस लैटिन जबान का एक फिक्रा है, ऑल अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, क्योंकि इकोनॉमी में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। हो सकता है कि एकदम से एक्सपोर्ट्स बढ़ जाए, ग्लोबल इकोनॉमी ऊपर चली जाए, नीचे आ जाए, एग्रीकल्चर में पानी का क्राइसिस हो जाए या पानी अच्छा आ जाए, मौसम ठीक हो जाए, तो इसकी वजह से हो सकता है कि ग्रोथ हो सकता है कि चीजें नीचे की तरफ जाएं। उनको अगर हम एक तरफ रख दें और सिर्फ बजट को देखें, तो ये ग्रोथ ओरिएंटेड बजट नहीं है। और मेरे ओपिनियन में ये जो टारगेट तय किया गया है 4.2% का, या फोरकास्ट की गई है कि हम 4.2% से ग्रो करेंगे, इस बजट के नतीजे में ऐसा मेरे ओपिनियन में नहीं होने वाला। इसका मतलब यह है कि आपको जिस चीज़ से अवेयर होना है वो ये नहीं है कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि महंगाई तो काफ़ी हद तक जो होनी थी वो हो गई, अब कंट्रोल में है। मजीद महंगाई इस बजट के साथ, अगर यही बजट रहा और इसी तरह से सिलसिला रहा, तो महंगाई मजीद आगे नहीं होगी। देखने की जरूरत यह है कि अनएम्प्लॉयमेंट बहरहाल मुल्क के अंदर जारी रहेगी। ऑफिशियल डेटा हमें यह बताता है कि इस वक्त 6.2% अनएम्प्लॉयमेंट मुल्क के अंदर मौजूद है, खासतौर पे यंग लोगों में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। यही वजह है कि वो अब मुल्क छोड़ के बाहर जा रहे हैं। वो लोग जो कि अपने दिमाग से काम करते हैं, ब्रेन ड्रेन भी जारी है। वो लोग जो जिस्मानी मेहनत करते हैं, ब्रॉन से काम करते हैं, ब्रॉन ड्रेन भी जारी है। तकरीबन 1 मिलियन बंदा मुल्क छोड़ के जा रहा है, प्रोडक्टिव वर्कर मुल्क छोड़ के जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मुलाजमतें नहीं मिल रही, क्योंकि यहाँ पर जॉब्स नहीं मिल रही। इस बजट के साथ मुझे यही नजर आ रहा है कि कोई बहुत बड़ी ग्रोथ नहीं होने जा रही, एम्प्लॉयमेंट के डेटा में भी कोई बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट नहीं होने जा रही। जो लोग एम्प्लॉयड हैं वो भी बुनियादी तौर पे अंडर एम्प्लॉयड हैं, उनकी हो सकता है एजुकेशन ज़्यादा और उनको तनख्वाह उस एजुकेशन के हिसाब से कम मिल रही है, और यही वजह है कि लोग मुल्क छोड़ के जाना बेहतर समझते हैं। बहरहाल जी, ये था आपके सामने पाकिस्तान का मौजूदा बजट। ये ग्रोथ ओरिएंटेड बजट नहीं है, ये ऑस्टेरिटी ओरिएंटेड बजट है। इसका मकसद यही है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाए, फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल किया जाए, और इसमें कोई बहुत तेज़ी से तरक्की मुमकिन नहीं है। बहुत शुक्रिया।